हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर्स से डिराइव्ड हैं। हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में इंडियन आर्ट एंड कल्चर के जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं फॉर द ईयर 2025 उनको कवर किया था। तो अगर आप उन वीडियोस को कर लेते हैं तो आपका जो करंट अफेयर्स का फोमो है आपको उसको ओवरकम करने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ में तीनों वीडियोस को सेव कर लीजिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। एंड आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनके लिए ये वीडियोस फायदेमंद हो सकती हैं। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप सभी अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आउट ऑफ 25 आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड इस क्वेश्चन में हमें 2 लिस्ट दी हैं, एक तरफ क्राफ्ट फॉर्म्स हैं और दूसरी तरफ स्टेट। हमें बताना है दिए गए पेयर्स में से कितने पेयर्स जो हैं वे करेक्टली मैच्ड नहीं है। सो क्राफ्ट फॉर्म में कुछ टॉय आर्ट्स दी हैं, चन्नापटना टॉयज, एटिकोपक्का टॉयज, कोंडापल्ली टॉयज, थंजावुर डॉल्स। एंड दूसरी तरफ स्टेट में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। नाउ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि आप देखेंगे कि जनवरी 2025 में 26 जनवरी की जो पैरेड है उसमें स्टेट के टेबलों में आंध्र प्रदेश के टेबलों में एटिकोपक्का टॉयज को शो किया गया एंड इन्हें काफी ज्यादा प्रेस किया गया। इसी के साथ में जो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, टॉय इंडस्ट्री है, उसको भी काफी प्रेस किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। एंड इसी के साथ हमारी गवर्नमेंट हमारी जो ट्रेडिशनल टॉय इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करने के लिए भी काफी ज्यादा एफर्ट्स लगा रही है। तो हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। चन्नापटना टॉयज की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है दीज आर फ्रॉम कर्नाटका एंड ये वुडन टॉयज हैं। ठीक है, ये वुडन टॉयज हैं एंड इनका नाम आता है फ्रॉम द चन्नापटना टाउन इन कर्नाटका। तो पेयर ए जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। अगर हम यहां पे बात करें एटिकोपक्का टॉयज की तो आप देखेंगे बिल्कुल ये आंध्र प्रदेश से हैं, वुडन टॉयज हैं और इन्हीं का जिक्र हम कर रहे थे। कोंडापल्ली टॉयज की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे दीज आर फ्रॉम आंध्रा नॉट कर्नाटका एंड दीज आर ऑल्सो वुडन टॉयज। थंजावुर डॉल्स जो है ये पेपर माशे से बनी होती हैं एंड आप देखेंगे इनका आपको ना वोबलिंग हेड देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से होती हैं, तमिलनाडु से हैं, बिल्कुल सही मैच किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा जो पेयर 1 है एंड पेयर सी है दे आर नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि द आंसर इज बी। तो ये यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एंड बाकी आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी, या स्लीपी क्लासेस आईएएस के टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहां पर कहा गया है कि सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट जो रिसेंटली न्यूज में देखी गई वो किस नदी के बैंक्स पर लोकेटेड है, इंद्रावती, गोदावरी, महानदी या फिर सबरी। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज महानदी। दरअसल सिरपुर जो है ये छत्तीसगढ़ में है। सो दिस इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी। सिरपुर एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जो बेसिकली एंशिएंट टाइम्स में एक इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर था, एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स था एंड अलोंग विद दैट एन इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड रिलीजियस सेंटर। यहां से हमें जो रूइंस मिले हैं उसमें 5th से 12th सेंचुरी सीई इस पीरियड को ये बिलोंग करते हैं एंड आप देखेंगे यहां से हमें जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इनसे जुड़े हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके रिमेन्स जो हैं वे रिकवर हुए हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है एंड इसी के साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर। रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिरपुर की फेस लिफ्टिंग में लगे हुए हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा प्लान है कि हम सिरपुर को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए प्रपोज करें। तो इसीलिए ये न्यूज में है। तो आप यहां पे देख सकते हैं द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ वंदे मातरम आर नेशनल सॉन्ग है ना, इट हैज बीन इन द न्यूज। तो उसके रिस्पेक्ट में हमें यहां पर 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। आप इनको 1 2 3 4 कर सकते हैं और हमें कहा गया है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वे बेसिकली करेक्ट हैं। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा कंपोज किया गया और ये सबसे पहले बंग दर्शन जर्नल में पब्लिश हुआ। बिल्कुल सही बात है, दिस इज ट्रू। सो वंदे मातरम अवर नेशनल सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये संस्कृत एंड बंगाली में कंपोज किया गया, बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा गया एंड सबसे पहले बंग दर्शन जो बंगाली जर्नल है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके वन ऑफ द फाउंडिंग एडिटर्स थे, इसमें पब्लिश हुआ इन 1875 और इसीलिए हम रिसेंटली 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम सेलिब्रेट कर रहे थे। इससे बाकी आगे चलकर आनंद मठ में
इंक्लूड कर लिया गया, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की नॉवेल है। उसका बैकग्राउंड सन्यासी रेबेलियन है। आप इन सबको डिटेल में जान सकते हैं करंट अफेयर्स की वो वीडियो देख के एंड पीडीएफ को पढ़ के। नाउ सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है इसमें 6 स्टांजास थे, जिसमें से जो पहले 2 स्टांजास हैं उनको हमने अपने नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट किया। बिल्कुल सही बात है। सो वंदे मातरम में 6 स्टांजास थे, जिसमें से जो फर्स्ट 2 स्टांजास हैं उनको हमने अपने नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट किया है, गिवन देयर सेक्युलर नेचर। थर्ड की अगर हम बात करें, ये भी बिल्कुल सही है। सो वंदे मातरम की जो म्यूजिकल टोन है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज की, एंड इनफैक्ट पब्लिकली इसे सबसे पहले गाने वाले भी रविंद्रनाथ टैगोर थे ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1896 कैलकाटा सेशन, विच वॉज प्रिसाइडेड बाय द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो ये भी सही है। नाउ स्टेटमेंट 4 को अगर हम देखें तो यहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्स वंदे मातरम एज द नेशनल सॉन्ग अंडर आर्टिकल 51A। दिस इज फॉल्स। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज है, एंड इसका अगर हम 51A का सब क्लॉज ए पढ़ें तो वहां पर आइडियल्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल एंथम को मेंशन किया गया है, लेकिन नेशनल सॉन्ग को नहीं। सो नेशनल सॉन्ग को हमने इक्वल ऑनर दिया, इक्वल स्टेटस दिया एज दैट ऑफ नेशनल एंथम, बट नॉट इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये आपको ध्यान रखना है। सो यहां पर ओनली 3 आर करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से एसोसिएटेड हैं, और कहा है कि इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाइए, बिगिनिंग विद द अर्लीस्ट। क्या क्या लिखा है? नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, फाउंडिंग ऑफ गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को, अलीपुर बॉम्ब केस एंड काकोरी ट्रेन रॉबरी इंसिडेंट। सो आपको पता होगा काकोरी ट्रेन इंसिडेंट की हम सेंटेनरी 100 ईयर्स जो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं 2025 में, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने यहां पर इंक्लूड किया है। तो आपको ये बात तो समझ आ गई, ये 1925 से है ना। एंड काकोरी ट्रेन इंसिडेंट से कौन सा रिवोल्यूशनरी ग्रुप जुड़ा हुआ है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सो बेसिकली काकोरी इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लखनऊ, एंड यहां से जो गवर्नमेंट है ना, यहां से जो ट्रेन जाती थी उसमें सरकार का पैसा जाता था। सो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि आपके अशफाकुल्ला हैं, है ना, इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम इस पर्टिकुलर ट्रेन में जाने वाले सरकारी पैसे को लूटेंगे और इसको हम यूज करेंगे टू फाइनेंस आवर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। और आप देखेंगे कि काकोरी वॉज अ मेजर सेटबैक टू HRA, एंड उसी के बाद में इसका नाम HSRA किया गया। तो यहां पर इसको आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें अलीपुर बॉम्ब केस की या मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस की, तो इससे जुड़ा हुआ है युगांतर ग्रुप, है ना, युगांतर ग्रुप, द रिवोल्यूशनरी ग्रुप फ्रॉम बंगाल। एंड ये बात है मई 1908 की। आप देखेंगे अलीपुर बॉम्ब केस में औरबिंदो घोष हैं, बरिंद्र कुमार घोष हैं, इनका भी ट्रायल चला, जिसमें औरबिंदो घोष वॉज एक्विटेड और इनका केस CR दास ने लड़ा था। बरिंद्र कुमार घोष को कुछ सालों की सजा हुई थी। अलीपुर बॉम्ब केस में दरअसल आप देखेंगे कि औरबिंदो घोष एंड बरिंद्र कुमार घोष, इनका जो घर है उसमें बॉम्ब बनाया जाता था, एंड इस बॉम्ब को यूज किया जाता था अगेंस्ट दी अनपॉपुलर और सेडिस्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स। मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस की अगर हम बात करें तो यहां पर ये लोग किंग्सफोर्ड को टारगेट कर रहे थे, एंड यहां पे प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस जो हैं वे इन्वॉल्व थे। सो ये मई 1908 से है। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस जो है ये 1909 से है, और इससे जुड़े हुए हैं अभिनव भारत सोसाइटी के अनंत लक्ष्मण कन्हरे, अभिनव भारत सोसाइटी, जिससे VD सावरकर भी आते थे। आप देखेंगे नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में नासिक के उस समय जो कलेक्टर हैं जैक्शन, उनको टारगेट किया गया था, है ना, उनको असैसिनेट किया गया था। अगर हम बात करें गदर पार्टी की, तो इसकी फाउंडेशन सैन फ्रांसिस्को में रखी गई, नॉर्थ अमेरिका में हेडक्वार्टर्स थे 1913 में। तो आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं कि इन सभी केसेस को अगर हम देखें, सो द करेक्ट सीक्वेंस इज 3, 1, 2, 4, दैट इज B। दिस इज द करेक्ट आंसर। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में आपको यहां पर अच्छे से ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो इसमें इन्वॉल्व मेंबर्स हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिरी, इनको फांसी की सजा दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद यहां से निकल लिए थे, है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स के रिस्पेक्ट में 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं,
और कहा है कि बताइए दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, हाउ मेनी। विष्णु शास्त्री पंडित फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850s, बिल्कुल सही है। विष्णु शास्त्री पंडित विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1853 बॉम्बे, ठीक है, मुंबई। करशन दास मूल जी, इनके द्वारा सत्य प्रकाश को शुरू किया गया, इनकी लाइफ पर बेस्ड एक मूवी भी अभी आई थी, दी महाराजा लाइबल केस। एंड आप देखेंगे इनके द्वारा अपने न्यूज़पेपर से विडो रीमैरिज को प्रमोट किया गया, एडवोकेट किया गया। करशनदास मुलजी दादा भाई नारोजी के कंटेम्पररी थे और उनके दोस्त भी। ढोंडो केशव कारवे, जिन्हें हम महर्षि कारवे के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा हिंदू विडो होम एसोसिएशन की शुरुआत की गई महाराष्ट्र के हिंगाणे में। दरअसल ये पुणे में इसको एस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण कम्युनिटी है उसने उनको अलाउ नहीं किया। तो आप देखेंगे तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, सत्य प्रकाश एंड सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। मुझे बताइए सत्यार्थ प्रकाश किस पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है? तो आप यहां पे देख सकते हैं द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ऑल द 3 गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द कूका मूवमेंट। यहां 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है दिए गए स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स जो है वे करेक्ट हैं। द कूका मूवमेंट ओरिजिनेटेड एज अ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विद इन सिखिज्म इन द 19th सेंचुरी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि कूका कम्युनिटी या नामधारीज ये बेसिकली सिखिज्म में ही एक सबसेक्ट है एंड इट इमर्ज्ड इन सिखिज्म एज अ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इन्हें कूका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गुरबानी को हाई पिच पे रिसाइट करते हैं। और कूका मूवमेंट से बेसिकली जुड़े हुए हैं भगत जवाहरलाल एंड राम सिंह जी। कूका मूवमेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की तरह शुरू हुआ, लेकिन एक बार सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद जब पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एस्टेब्लिश हो गया और यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक्सप्लॉयटेटिव अप्रोच को फॉलो करना शुरू किया, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना शुरू किया, तो फिर इसने एक एंटी इंपीरियलिस्ट एंगल जो है उसको डेवलप कर लिया, है ना। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे कि ये भी बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी। द मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय गुरु राम सिंह जी हु एडवोकेटेड सेल्फ रूल, है ना। यस, एंटी इंपीरियलिस्ट इन नेचर, है ना, एंटी ईस्ट इंडिया कंपनी नेचर एंड यस सोशल, है ना, सोशल रिफॉर्म्स। द मूवमेंट अपोज्ड ब्रिटिश रूल एंड एनकरेज्ड स्वदेशी प्रिंसिपल्स, बिल्कुल सही बात है। सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो है वे सही हैं। तो यहां पे आंसर जो है वो है ऑल 3, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यहां लिखा है कि विद रेफरेंस टू द न्यूली डिस्कवर्ड रातड़ियारी ढेरी साइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिस इज द फर्स्ट हरप्पन सेटलमेंट डिस्कवर्ड इन द थार डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। द साइट हैज बीन डेटेड टू अर्ली हरप्पन फेज। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? देखो, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो रातड़ियारी ढेरी ये पर्टिकुलर साइट जो है ये जैसलमेर में लोकेटेड है एंड यहां पर जो एक्सकेवेशंस कैरी आउट किए गए उससे हमें यहां पे हरप्पन सेटलमेंट के एविडेंसेस मिले हैं। सो नाउ रातड़ियारी ढेरी हैज ऑफिशियली बिकेम द फर्स्ट हरप्पन सेटलमेंट इन द थार डेजर्ट रीजन। इसके अलावा राजस्थान में एक ही बहुत पॉपुलर साइट थी एंड दैट वाज कालीबंगन इन हनुमानगढ़। फिर हमें एक बहुत गैप देखने के लिए मिलता है और उसके बाद गुजरात की हरप्पन साइट देखने के लिए मिलती है। बट नाउ रातड़ियारी ढेरी प्लग्स द गैप बिटवीन द Harappan site of Rajasthan, Kalibangan, and the Harappan sites in Gujarat, right? So Ratariyari Dheri is the first Harappan settlement discovered in the Thar desert of Rajasthan. This is perfectly correct. This is true, and this is in Jaisalmer. ये साइट मेच्योर हरप्पन फेज से है, ठीक है। मेच्योर हरप्पन फेज यानी कि बेसिकली आपका 2600 to 1900 BC दी अर्बनाइजेशन फेज। बट हाँ, ये पर्टिकुलर साइट जो है ये रूरल साइट थी, though it belonged to the urbanization phase of Harappa or the mature phase, that is 2600 to 1900 BCE. But yes, this is a rural site. तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। सो हमारा यहां पर आंसर हुआ ए। बाकी अपना स्कोर लिखते रहिए कमेंट सेक्शन में, मजा आ रहा है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये पायक रेबेलियन ऑफ 1817 या खोरदा अपराइजिंग के रिस्पेक्ट में है, जो काफी ज्यादा चर्चा में रहा। लिखा है द ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट इन ओडिशा डिप्राइव द पाइकास ऑफ देयर रेंट फ्री लैंड ग्रांट्स। द
The rebellion had support from sections of peasants and tribals alongside the traditional militia class. The British restored the Khordha Raja to power as a conciliatory measure after the suppression of the rebellion. दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं? बेसिकली हाउ मेनी, कितने? तो आप यहां पर क्या देखेंगे, पायक रेबेलियन ऑफ 1817, इसकी शुरुआत जो है वो खोरदा से हुई और इसीलिए इसको खोरदा अपराइजिंग ऑफ 1817 के नाम से भी जानते हैं। इसमें पायक्स जो बेसिकली ओडिशा के ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया थे, दे प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल, तो इसको हम पायक रेबेलियन ऑफ 1817 भी कहते हैं। पायक रेबेलियन का एक जो मेजर कॉज था वो क्या था? ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी वंस द ब्रिटिश एस्टेब्लिश द रूल इन खोरदा इन 1803। एंड दूसरा आप यहां पे देखेंगे पायक्स जो है ये बेसिकली जैसे मैंने कहा ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया हैं, तो ये खोरदा के जो रूलर्स हैं उन्हें मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे एज एंड व्हेन द नीड अरोज, एंड बदले में इनको हेरिडिटरी लैंड राइट्स दिए गए थे जहां पे ये पीसफुल टाइम्स में अपनी खेती करते थे। बट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन दिस एरिया आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ खोरदा एंड दे took away the rent-free land grants that had earlier been issued to the Payaks. जगबंधु विद्याधर महापात्रा, बक्सी जगबंधु है ना, he was the leader of this particular rebellion. तो आप देखेंगे बिल्कुल सही है ये। And yes, this particular rebellion is better known as खोरदा अपराइजिंग rather than पायक rebellion, क्योंकि यहाँ पे पायक्स ही नहीं, यहाँ पे जो पेजेंट्स हैं है ना, जो जमींदार हैं और जो ट्राइबल्स हैं, Khond tribesmen, they also supported the Payaks. So, in general, there were grievances against the exploitative economic policy and the East India Company's rule in Khordha. तो ये भी सही है। Now the last statement is incorrect. आप देखेंगे British did not restore the Khordha Raja to power. In fact, यहाँ पर British rule establish हो गया and the Raja was pensioned off. तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, यानी ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे कुछ सारीज दी हैं एंड वे किस स्टेट से ट्रेडिशनली एसोसिएटेड हैं उसे लिस्ट 2 में दिया गया है। हमें बताना है दिए गए जो पेयर्स हैं उनमें से कौन कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। कारवती कट्टी साड़ी, क्या ये छत्तीसगढ़ से हैं? पैठानी साड़ी, क्या ये महाराष्ट्र से हैं? चंदेरी साड़ी, क्या मध्य प्रदेश से हैं? कांचीवरम सिल्क, क्या तमिलनाडु से है? नाउ कांचीवरम सिल्क इज वर्ल्ड फेमस एंड इट इज फ्रॉम तमिलनाडु, ये तो आप सबको पता है। चंदेरी मध्य प्रदेश से है, चंदेरी एरिया से आती है, ये भी करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट है। पैठानी साड़ी, इसका नाम आता है पैठान से, जो गोदावरी पे लोकेटेड है एंड सातवाहनास की कैपिटल हुआ करता था। पैठान एक इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर था एंड ये पैठानी सिल्क साड़ीज के लिए फेमस है, जो हैंड वोवन साड़ीज हैं। यहाँ पर आपको जरी का काम देखने के लिए मिलेगा एंड इसमें जो डिजाइन्स हैं वे नेचर से, अजंता की आर्ट फॉर्म से इंस्पायर्ड है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मन की बात में इसको काफी प्रेज किया गया एंड इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर साड़ी इज ऑल्सो हैविंग GI टैग। कारवती कट्टी साड़ी जो है ये भी आपके महाराष्ट्र से हैंड वोवन सिल्क साड़ीज हैं, ठीक है, एंड इनको भी GI टैग मिला हुआ है। और यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसको यूज किया जाता है एज डिजाइन मोटिव्स। सो पेयर 1 इनकरेक्ट है, तो आप यहां देख सकते हैं 2, 3, 4, दैट इज C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विठल भाई पटेल के रिस्पेक्ट में है। कहा गया है 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए दिए गए स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वे करेक्ट हैं। क्या क्या लिखा है? He was the first Indian to be elected the president of the Central Legislative Assembly. True. So आप देखेंगे विठल भाई पटेल जो हैं इन्होंने कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी ज्वाइन की थी एंड 1925 में he became the first Indian to be elected as the president of the Central Legislative Assembly. इनफैक्ट आप देखेंगे 1925 में भी इनको इलेक्ट किया गया, 1927 में भी, और इनका टोटल टेन्योर रहा 5 साल का। He co-founded the स्वराज पार्टी, बिल्कुल सही है, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। He resigned as the assembly president in 1930 to join the Congress working committee, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। और आप देखेंगे इन्होंने बढ़ चढ़ करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑल 3। एंड क्योंकि पहली बार विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के
इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने 1925 में, जिसको 100 ईयर्स हो गए हैं, तो ये काफी चर्चा में रहे, इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू बोधि धर्म। लिखा है ही एस्टेब्लिश्ड दी Zen school of Buddhism in China during the 5th-6th century CE. He is historically documented in Ashokan edicts as Buddhist missionary sent to China. In Japanese culture, Bodhidharma's image inspired the Daruma doll associated with perseverance. दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं? ना बोधिधर्म जो है ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुए 5th सेंचुरी सी में इन कांचीवरम और कांचीपुरम। कहा जाता है ये चाइना गए और यहां पर ये एक लंबे समय तक मेडिटेटिव पोजीशन में बैठे रहे और इन्होंने ही ज़ेन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म की फाउंडेशन को रखा, जिसमें माना जाता है कि मेडिटेशन के वाया भी आप निर्वाणा अचीव कर सकते हैं। बोधि धर्म जो है वे जापानीज ट्रेडिशन में दारुमा दाइशी इस नाम से जाने जाते हैं। दारुमा बेसिकली आया है धर्मा से, द बुद्धिस्ट टीचिंग्स, यानी दी बुद्धिस्ट टीचर दारुमा दाइशी। और बोधि धर्म क्योंकि एक सेम पोजीशन में बहुत लंबे समय तक बैठे रहे थे, तो उनकी बॉडी जो है बिल्कुल राउंड हो गई थी, उनके लिम्स ने मूव करना बंद कर दिया था। और इन्हीं से इंस्पायर्ड है दारुमा डॉल, जो जापानीज है ना ट्रेडिशनल डॉल्स हैं। एंड ये डॉल्स जो हैं माना जाता है ये प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, ये परसेवरेंस का सिंबल है, एंड ये बिल्कुल बोधि धर्म से इंस्पायर्ड है। अशोकन एडिक्ट्स जो हैं उनमें इनका मेंशन आपको नहीं मिल सकता क्योंकि अशोका पहले हुए, एंड बोधि धर्म जो है ये 5th सेंचुरी सीई से आते हैं, राइट? तो सेकंड गलत है, बाकी 1 and 3 आर करेक्ट। अगर आपको ये सब डिटेल्स में पढ़ना है तो आप हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस को देख सकते हैं। इसको पॉज करके पढ़ेंगे या पीडीएफ पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, जो कि हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के भोपाल में अनवील की गई। उनके रिस्पेक्ट में 2 स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। पहले में लिखा है कि ये क्लॉक जो है ये ट्रेडिशनल पंचांग पैरामीटर्स जैसे कि तिथि, नक्षत्र, योग, इनको भी दिखाती है अलोंग विद द स्टैंडर्ड डिजिटल टाइम। इस प्रोजेक्ट का एम है एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टाइम कीपिंग को रिवाइव करना एंड इसी के साथ में मॉडर्न साइंटिफिक मेजरमेंट्स के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करना। सो आप यहां पर क्या देखेंगे, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, यानी कि ये बेसिकली जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है ना, एज फार एज टाइम कीपिंग इज कंसर्न्ड, उस पर बेस्ड है। आपको पता होगा विक्रम संवत है ना, हम देखते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत होती है 57 BCE से, ग्रिगोरियन कैलेंडर 0 जीसस क्राइस्ट के बर्थ से शुरू होता है। तो अगर हम 2025 को देखें तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग दिस इज 2082 है ना, 2082। और हमारे ट्रेडिशनल सेंस में सुबह 6 से दूसरे दिन के 6 बजे तक एक दिन काउंट होता है ना। सो 6 to 6 हम मिडनाइट से मिडनाइट डे काउंट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पंचांग जो है, तिथि, नक्षत्र, योग, ये सब बहुत मैटर करते हैं। सो विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक विक्रम संवत है ना, इस ट्रेडिशन को फॉलो करती है। एंड आप देखेंगे इसको रिसेंटली भोपाल में अनवील किया गया, मोबाइल ऐप जो है उसको भी साथ ही में लॉन्च किया गया। एंड विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक में ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको डेट शो की जाएगी, अलोंग विद दैट हमारा जो विक्रम संवत है उसके अकॉर्डिंग भी, एंड उसमें पंचांग, तिथि, नक्षत्र, सारे डिटेल्स जो हैं वे भी आपको मिलेंगे। एंड सेकेंड स्टेटमेंट काफी जेनेरिक है, आप इसको करेक्ट मार्क कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू मानकी मुंडा सिस्टम। लिखा है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड सेल्फ गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जो कि झारखंड की हो ट्राइब से जुड़ा हुआ है। दूसरे में लिखा है दिस सिस्टम वॉज फॉर्मली क्रिएटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड टू स्ट्रीमलाइन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरियाज। बताइए दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। सो मानकी मुंडा सिस्टम बिल्कुल झारखंड के हो ट्राइब में मिलने वाला डिसेंट्रलाइज्ड सेल्फ गवर्नेंस स्ट्रक्चर है।
जहां पर आप क्या देखेंगे, मुंडा जो है ये विलेज हेडमैन होते हैं, एंड मानकी जो है दे आर बेसिकली चीफ ऑफ अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस। ठीक है, क्लस्टर ऑफ विलेजेस या ग्रुप ऑफ विलेजेस। मानकी मुंडा सिस्टम जो है ये ब्रिटिश पीरियड से भी पहले का है। और आप यहां पे देखेंगे कि यहां पर जो विलेज हेडमैन है ये अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने में मदद करते हैं, कस्टम्स जो हैं उनको इम्पोज करने में, एंड इसी के साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में दे आर नॉट एसोसिएटेड विद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या टैक्स, ये आपको ध्यान रखना है। सो यस, मानकी मुंडा सिस्टम इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सेल्फ गवर्नेंस स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद हो ट्राइब्समेंट ऑफ झारखंड, एंड इट इज बेसिकली इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द प्री ब्रिटिश टाइम्स ओनली, ये आपको ध्यान रखना है। और आप क्या देखेंगे कि मानकी मुंडा सिस्टम में मुंडा जो है ये विलेज हेडमैन है, एंड मानकी जो है दे आर बेसिकली हेड ऑफ अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, एंड ये बेसिकली यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व करना है ना, एंड इसी के साथ साथ में कम्युनिटी नॉर्म्स को इन्फोर्स करना, विलेज लेवल पे सोशल रेगुलेशन जो है उसको इंश्योर करना, कम्युनल रिचुअल्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस, इनमें काम करते हैं, है ना। दे आर नॉट एसोसिएटेड विद रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। एंड मानकी मुंडा सिस्टम रिसेंटली न्यूज में रहा क्योंकि हो ट्राइब के जो यंगस्टर्स हैं दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे इंटरवीन कर रहे हैं और हमारे जो विलेज हेडमैन है, चीफ है, उन्हें रिमूव कर रहे हैं। मानकी मुंडा सिस्टम केवल कस्टमरी प्रैक्टिस है, इसे कोई भी लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां पर हमें पंडित छन्नूलाल मिश्रा के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और पूछा है बताइए दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। दरअसल आप देखेंगे कि पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो हैं ही रिसेंटली पास्ड अवे, है ना, एंड इनको पद्म विभूषण मिला हुआ था तो इसलिए ये न्यूज में रहे। सो पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो हैं ये थुमरी की बनारस स्टाइल से जुड़े हुए हैं, ये लिखा है, और कहा है कि इनकी जो गायकी स्टाइल है ये बनारस एंड किराना घराना दोनों से ही जुड़ी हुई है, दोनों से ही इंस्पिरेशन लेती है। तो आप देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो थुमरी की अगर हम बात करें तो एक सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक है विच बेसिकली डेवलप्ड इन द अवध कोर्ट आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856 बाय द ब्रिटिश। थुमरी जो है ये बनारस पहुंचा एंड यहां पर ये इवॉल्व हुआ एंड यहां पर एक डिवोशनल टच आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड आप देखेंगे बनारस स्टाइल में जो इमोशन है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, एंड जो किराना घराना है उस पर स्वर पे, मेलोडी पे। एंड पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो हैं ये बिल्कुल जो पूर्वी स्टाइल है थुमरी की उससे जुड़े हुए हैं, बनारस स्टाइल से, एंड इनकी गायकी में आपको स्वर एंड इमोशंस दोनों का ही परफेक्शन नजर आता है। सो यस, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू अभिधम्म दिवस। यहां पे 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि अभिधम्म दिवस जो है ये शरद पूर्णिमा या फुल मून डे ऑफ शरद, है ना, इसको ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट बेसिकली मार्क्स बुद्धास रिटर्न फ्रॉम द त्वतिमसा हेवन आफ्टर टीचिंग अभिधम। दूसरे में लिखा है थेरवाद जो ओरिजिनल बुद्धिज्म है उसमें अभिधम बेसिकली डिनोट्स द एनालिटिकल एंड फिलोसॉफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स। बताना है दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। नाउ अभिधम्म दिवस ये जुड़ा हुआ है थेरवाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से एंड इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द फुल मून डे ऑफ शरद पूर्णिमा। कहा जाता है कि बुद्ध अपने निर्वाणा के बाद, अपने एनलाइटनमेंट के बाद जब उनको सच समझ आ गया तो अतिमसा हेवन गए जहां पे उनकी मदर महामाया भी थी, है ना, जिनकी मृत्यु हो गई थी गौतम के बर्थ के समय ही, एंड बाकी जो सेलेस्टियल बींग्स हैं वे प्रेजेंट थे, 33 सेलेस्टियल बींग्स। उनको उन्होंने अभिधम जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं, जो लॉजिक है वो बताया और 3 साल के बाद वे वापस, नॉट 3 साल, 3 महीने के बाद वे वापस धरती पर आए और ये उतरे कहां पे, यूपी में जो सनकीसा है वहां पर, जहां पर आपको एक अशोकन पिलर मिलेगा विद एलिफेंट कैपिटल फिगर।
सो यस, अभिधम दिवस इस इवेंट को मार्क करता है बुद्धास रिटर्न फ्रॉम ततिमसा हेवन आफ्टर टीचिंग दी अभिधम टू दी dwellers of ततिमसा हेवन इंक्लूडिंग हिज मदर महामाया. एंड यस, अगर हम अभिधम्म की बात करें तो इट डिनोट्स दी फिलोसफी, है ना, दी लॉजिक बिहाइंड दी बुद्धिस्ट टीचिंग्स. बिल्कुल सही बात है. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर. हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वे करेक्ट हैं. द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1992 टू प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज फ्रॉम थ्रेट्स लाइक वॉर एंड नेचुरल डिजास्टर्स. ऋग्वेद मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड records of the Indian endangered laborers are among the entries listed in the register. India's Rigveda manuscripts inscribed in 2007 were the first Indian entry on the International Memory of World Register. तो आप देख सकते हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर यूनेस्को का प्रोग्राम है. इसे 1992 में लॉन्च किया गया एंड पर्पस यही था जो हमारी डॉक्यूमेंटेड हेरिटेज है इन मल्टीपल फॉर्म्स उसको प्रिजर्व करना, है ना, फ्रॉम थ्रेट्स लाइक वॉर, नेचुरल डिजास्टर, टू मेक दम एक्सेसिबल. एंड आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर इंडिया से इन टोटल अब 14 एंट्रीज हैं एंड इसके अलावा 2 ज्वाइंट एंट्रीज भी हैं. 2025 में भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र इनको यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया और इसीलिए ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. आप मुझे बताइएगा 2024 में 3 आइटम्स को इंक्लूड किया गया था फ्रॉम इंडिया इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर. वे कौन कौन से आइटम्स हैं? हमने अपने करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस किया था. 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स वीडियो में भी. बिल्कुल, ऋग्वेद मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं जो 2007 में इसमें इंक्लूड की गई एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द इंडियन इंडेंजर्ड लेबर्स, दीज आर पार्ट ऑफ यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर. रिकॉर्ड्स ऑफ द इंडियन इंडेंजर्ड लेबर जो है ये जॉइंट एंट्री के फॉर्म में है. तो यहां पे इंडिया इज वन ऑफ द नॉमिनेटिंग कंट्रीज. ऋग्वेद मैन्युस्क्रिप्ट नहीं, आप यहां पे देखेंगे तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं, तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये इंडिया से फर्स्ट एंट्री है. ठीक है, ये इंडिया से फर्स्ट एंट्री है. तो आप यहां पे देखेंगे ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. सो ईयर, पर्पस सब सेम है, ये मतलब सही है. ये भी सही है. सेकंड, थर्ड इज इनकरेक्ट. तो हाउ मेनी आर करेक्ट? ओनली 2. बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा. एंड 1997 में तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स को इंडिया से इंक्लूड किया गया. दिस वाज द फर्स्ट एंट्री फ्रॉम इंडिया इन द वर्ल्ड मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ज्योतिबा फूले के रिस्पेक्ट में है और आप देखोगे ज्योतिबा फूले पे एक मूवी भी आई थी रिसेंटली, है ना. तो उनके सोशल रिफॉर्म्स के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं और हमें बताना है दिए गए स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स सही नहीं है. क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़िए. क्या लिखा है? ही co-founded the first school for girls in India in 1848 with his wife सावित्रीबाई फूले. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तो आप यहां पे देखेंगे कि ज्योतिबा फूले एंड सावित्रीबाई फूले जी के द्वारा पूना के भिड़ेवाड़ा में फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स, है ना, शुरू की गई 1848 में. इसके अलावा आप यहां पर क्या देखेंगे कि अगर हम बात करें ज्योतिबा फूले जी की तो गुलामगिरी बिल्कुल उनसे जुड़ा हुआ है और यहां पर वो इंडिया में जो कास्ट ऑपरेशन है उसको अमेरिका में जो स्लेवरी है उससे कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि यहां पे जो अनटचेबल्स हैं उनकी हालत अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं उनकी जैसी है. तो ये भी बिल्कुल सही है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. अगर हम स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, ही सपोर्टेड द ब्रह्म समाज एफर्ट टू रिफॉर्म हिंदू ऑर्थोडॉक्सी. दिस इज फॉल्स. आप देखेंगे ब्रह्म समाज की जो लीडरशिप है वो अपर कास्ट से आती थी. तो ज्योतिबा फुले का कहना था कि उनका अप्रोच काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है, रेस्ट्रिक्टिव है एंड इट इज नॉट इन ट्यून विद द रेडिकल एंटी कास्ट अप्रोच दैट ज्योतिबा फुले वाज फॉलोइंग. तो आप यहां पे देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड सही है, नॉट करेक्ट, ओनली 1 स्टेटमेंट. ए शुड बी द आंसर. गुलामगिरी was published in 1873. Now इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे हमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस दिए हैं, है ना, उनका सिग्निफिकेंस एंड लोकेशन. हमें क्या बताना है कि कितने पेयर्स जो हैं वे करेक्ट हैं. ओके. धोली सेपरेट रॉक एडिक्ट
इज इट इन ओडिशा? बिल्कुल सही है। सो आप यहां पे देखेंगे धोली इज इन ओडिशा। इट इज बेसिकली साइट ऑफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अशोकन इंस्क्रिप्शन। एंड धोली जो है, यहां से हमें एक एलिफेंट स्कल्पचर भी रिकवर हुआ है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन ऑफ अशोकास रिमोर्स आफ्टर कलिंग वॉर प्रमोट्स थम, बिल्कुल सही है। कांधार इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे दिस इज इन अफगानिस्तान। एंड कंधार इंस्क्रिप्शन जो है ये बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है ग्रीक एंड एरेमाइक में, और यहां पर कहा गया है कि अशोका के एफर्ट से यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं दे हैव गिवन अपॉन हंटिंग एंड दे हैव टेकन टू सेटल्ड कल्टीवेशन एग्रीकल्चर। भबरू रॉक इंस्क्रिप्शन हमें राजस्थान से मिला है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल हमें पता चलता है कि किस तरीके से अशोका जो है उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया है। निगाली सागर पिलर एडिक्ट जो है ये नेपाल से है। एंड यहाँ पे बताया जाता है कि अशोका विजिटेड हेयर ड्यूरिंग वन ऑफ हिज धम्म यात्रास। एंड यहाँ पे कनक मुनि जो है वन ऑफ दी 7 मानुषी बुद्धास इन थेरवाड़ ट्रेडिशन, उनको डेडिकेटेड जो स्तूपा है उसको अशोका के द्वारा एनलार्ज करवाया गया। तो अशोका किस तरीके से धर्म को यूज कर रहे हैं टू इंक्रीज हिज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड अलोंग एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी। एंड सेकेंडली कि निगाली सागर में जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है इट प्रीडेट्स अशोका। सो ये सारे के सारे ही सही हैं एंड डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी अशोका के जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं इनको प्लीज अच्छे से कवर कर लीजिएगा। पिलर इंस्क्रिप्शंस को भी देख लीजिएगा, एनसीईआरटी से है ये मैप, काफी सारे क्वेश्चंस यहां से पहले भी देखे गए हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूं क्योंकि आप पीडीएफ से डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, हम क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। बाकी करंट अफेयर्स तो हमने पिछली वीडियोस में भी कवर किए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा अशोकन इंस्क्रिप्शंस को हम क्यों डिस्कस कर रहे थे? क्योंकि अशोका के रॉक एडिक्ट्स जो हैं थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था इस साल यानी 2025 में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू मेगालिथिक कल्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और कहा है कि बताइए दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। मेनहिर्स आर अपराइट स्टैंडिंग स्टोन्स ऑफन एसोसिएटेड विद कॉमेमोरेटिव और फ्यूनररी पर्पस ड्यूरिंग द मेगालिथिक पीरियड। करेक्ट है। सो आप देखेंगे मेनहिर्स जो है ये इस तरीके के वर्टिकल स्टैंड है ना, वर्टिकल स्टैंडिंग स्टोन्स होते हैं विद tapering top. So menhirs are vertical stones with a tapering top end, and these are basically commemorative or funerary stones, and इनका मेंशन हमें संगम लिटरेचर में भी मिलता है एंड इन्हें सेक्रेड माना जाता है। Megalithic sites in India are found only in the peninsular region. Now this is wrong. Megalithic sites है ना, जहां पे हमें मेगालिथिक बरियल्स के एविडेंसेस मिलते हैं, they are found across the Indian subcontinent. तो this is तो false. ठीक है, this is false. ये correct है. Now, the Muddumul site in Telangana, known for its menhirs, is included in the UNESCO tentative World Heritage List. This is true. आप क्या देखेंगे कि तेलंगाना में एक साइट है मुद्दुमुल, एंड मुद्दुमुल के जो मेनहिर्स हैं ये बहुत फेमस हैं। क्यों फेमस है? क्योंकि आप देखेंगे कि यहां पे जो मेनहिर्स हैं उनको इस तरीके से सेट किया गया है दैट दे अलाइन विद द राइजिंग एंड सेटिंग सन ड्यूरिंग द सॉल्स्टिसेस एंड द इक्विनॉक्सेस। ये मेगालिथिक लोग जो हैं उनकी जो एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज है उसके बारे में हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड यस 2025 में इनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है फ्रॉम इंडिया, इसको ध्यान रखिएगा। तो इंडिया से 6 साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था जिसमें से एक मुद्दुमुल मेनहिर्स ही है। तो मुद्दुमुल इज बेसिकली इन तेलंगाना एंड इट इज फेमस फॉर इट्स मेनहिर्स, इट्स नोन फॉर इट्स मेनहिर्स। दिस इज ट्रू। 1 and 2 ओनली, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू हंटर कमिटी और द डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी ऑफ 1919 which was constituted in the aftermath of the unfortunate जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 का। तो हंटर कमेटी को अक्टूबर 1919 में एस्टेब्लिश किया गया। कहा गया है इस पर्टिकुलर कमेटी में दिए गए मेंबर्स में से कौन कौन से इंडियन मेंबर्स जो हैं वे प्रेजेंट थे। सर चिमनलाल हरिलाल सेतलवाद, पंडित जगत नारायण, तेज बहादुर सप्रू,
साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। आप देखेंगे द करेक्ट आंसर इज 1, 2, 4। बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, बट आपको ये पता होना चाहिए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि सी शंकरन नायर जो है उनकी लाइफ पर बेस्ड एक मूवी आई, एंड सी शंकरन नायर वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे 1919 में, लेकिन जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। और आप देखेंगे कि यहां पर उस समय माइकल ओ डायर जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था, इसके लिए ब्लेम किया था। एंड गांधी जी का जो तौर तरीका है, उनकी जो सत्याग्रह की पॉलिसी है, टेक्निक है, उसको भी बहुत क्रिटिसाइज किया था उन्होंने अपनी बुक में, गांधी एंड एनार्की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर हमें कुछ फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस दिए हैं इंडिया से, और कहा गया है कि दिए गए फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस में से कितने यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा है। दीपावली, गरबा, रमान, छाऊ डांस, मुदियट्टू। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें तो आप देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर है ऑल 5। तो हम इस क्वेश्चन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि दिसंबर 2025 यानी इसी महीने में दीपावली हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट फ्रॉम इंडिया। और इसी के साथ में इंडिया से टोटल एंट्रीज हो गई हैं 16, है ना, 16। एंड आप यहां पर देखिए, अगर हम ऑप्शंस को देखें तो गरबा 2023 में, रमान की अगर हम बात करें 2009 में, अगर हम यहां पर मुद्दियट्टू की बात करें 2010 में, एंड और क्या ऑप्शन है, छाऊ डांस। तो यहां पर आप देख सकते हैं छाऊ डांस ऑल्सो इन 2010, है ना। तो ये सारी लिस्ट है, और इसमें अभी रिसेंटली 2025 में दीपावली को भी ऐड कर दिया गया है। 64 योगिनी टेम्पल, इसके रिस्पेक्ट में आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, और कहा है बताइए दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। 64 योगिनी टेम्पल एट खजुराहो इज यूनिक अमंग द योगिनी टेम्पल्स इन इंडिया ड्यू टू इट्स रेक्टेंगुलर लेआउट। अब देखो 64 योगिनी टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो आप यहां पर देखेंगे 64 योगिनी। योगिनी क्या है, फीमेल प्रैक्टिशनर्स ऑफ योगा, एंड दे आर एसोसिएटेड विद दी तांत्रिक कल्ट। और आप देखेंगे कि योगिनीज जो हैं जो तांत्रिक कल्ट से जुड़ी हुई हैं, इनको बहुत ज्यादा सेक्रेड माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है। इनिशियली आपके सेंट्रल इंडिया में गोंडवाना में जो ट्राइब्स हैं वे इन 64 योगिनीज की पूजा करते थे। बाद में आप देखेंगे कि आपका जो अर्ली मिडिवल पीरियड है उसमें ये 64 योगिनी कल्ट जो है इसको हिंदू रिलीजन में भी अडॉप्ट कर लिया गया, और ये जो मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म है उसका हिस्सा बन गया। ना 64 योगिनीज को डेडिकेटेड टेम्पल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं इन टोटल इंडिया में 13, इन टोटल 13, जिसमें से 8 टेम्पल्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपके ओडिशा में हीरापुर, रानीपुर में टेम्पल्स हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में लाखेरी एंड रीखिया, एंड तमिलनाडु के कांचीपुरम में भी आपको एक टेम्पल देखने के लिए मिलेगा 64 योगिनी कल्ट का। अब आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ ये टेम्पल्स जो हैं दे आर बेसिकली सर्कुलर एंड दे आर लोकेटेड ऑन एन एलिवेटेड ग्राउंड। बट हाँ, अगर हम यहां पर देखें तो आप यहां पे देखेंगे कि खजुराहो में जो 64 योगिनी टेम्पल है इट इज बेसिकली रेक्टेंगुलर इन शेप। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 है आपका वो बिल्कुल यहां पर सही है। इसके अलावा यहां लिखा है ऑल 64 योगिनी टेम्पल्स हैव एग्जैक्टली 64 निशेस फॉर योगिनी स्कल्पचर्स। देखो आमतौर पे ये टेम्पल सर्कुलर होते हैं, लोकेटेड ऑन एन एलिवेटेड ग्राउंड, एंड इसमें आपको 64 निशेस देखने के लिए मिलेंगे जहां पे योगिनी के स्कल्पचर्स रखे जाते हैं। लेकिन इसमें आपको एक्सेप्शंस भी देखने के लिए मिलेंगे, कुछ में ज्यादा और कुछ में कम। जैसे आप क्या देखेंगे, खजुराहो जो है ये टेम्पल नॉट ओनली रेक्टेंगुलर है बल्कि इसी के साथ साथ में इसमें 65 श्राइन्स हैं। एंड मध्य प्रदेश के भेड़घाट में जो टेम्पल है डेडिकेटेड टू 64 योगिनी कल्ट, इसमें आपको 81 निशेस मिलेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। एंड दीज टेम्पल्स आर टिपिकली ओपन टू द स्काई रिफ्लेक्टिंग द तांत्रिक प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद द योगिनी कल्ट। दिस इज करेक्ट। तो आप क्या देखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकेंड इज नॉट, सो द आंसर इज बी।
अब हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 64 योगिनी टेम्पल्स जो हैं, दीज 13 टेम्पल्स, दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन दी यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फ्रॉम इंडिया। एंड यूपीएससी ने प्रीवियसली भी 64 योगिनी टेम्पल्स पे क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, बताना है दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। लखनऊ वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इन 2025। ट्रू, राइट? तो आप क्या देखेंगे, रिसेंटली लखनऊ द सिटी ऑफ नवाब्स विच इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स फूड कल्चर, है ना, उसको यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है अंडर द गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी। इससे पहले गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में इंडियन सिटी ऑफ हैदराबाद वाज आल्सो इंक्लूडेड। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम 2004 में शुरू हुआ, यूनेस्को का प्रोग्राम है। एंड इसके वाया जो सिटीज क्रिएटिव फील्ड को अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर की तरह रिकॉग्नाइज करती हैं, उनके बीच में एक नेटवर्क डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव है, उनके बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव है। एंड बेसिकली दिस इज अलाइंड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11, जहां पे इंक्लूसिव, रिजिलियंट, सस्टेनेबल सिटीज की बात हुई है। एंड आप यहां पे देखेंगे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में देयर आर 7 फील्ड्स, ठीक है, देयर आर 7 फील्ड्स, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया, आर्ट्स एंड म्यूजिक। एंड इन टोटल लखनऊ को मिला के अब इंडिया से टोटल एंट्रीज कितनी हो गई हैं? 9, ठीक है, 9, जिसमें से आप देखिए वाराणसी, चेन्नई, ग्वालियर ये म्यूजिक में है, जयपुर, श्रीनगर ये क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट में है, मुंबई फिल्म कैटेगरी में है, हैदराबाद एंड लखनऊ दीज आर इन गैस्ट्रोनॉमी, कोड़िकोड इज इन लिटरेचर। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि डिजाइन और मीडिया आर्ट्स में कोई भी इंडियन सिटी जो है वो अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाई है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि द इंडियन सिटीज आर रिप्रेजेंटेड इन ऑल द 7 क्रिएटिव फील्ड्स ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। नो इंडियन सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द डिजाइन कैटेगरी ऑफ यूसीसीएन, करेक्ट, दिस इज ट्रू। तो आप देख सकते हैं 3 या 4 में से केवल एक ही सही हो सकता है। तो जहां 3 और 4 साथ में ऑप्शन में इसको कट कर दीजिए, यानी आंसर ए बी सी में से कुछ होगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि 3 इज इनकरेक्ट, है ना, 3 इज बेसिकली इनकरेक्ट। तो 3 इनकरेक्ट है, यानी 1 2 या 1 2 4, 4 इज करेक्ट। तो हम देखेंगे बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहां पर एक तरफ हमें डांस फॉर्म्स दिए हैं, दूसरी तरफ स्टेट, और हमें बताना है दिए गए पेयर्स में से कितने पेयर्स जो हैं वे करेक्टली मैच्ड नहीं है। लेजियम डांस, लेहांगी डांस, कोलट्टम डांस। सामने स्टेट्स लिखे हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला। तब अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि छावा मूवी आई जो छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड है, और यहां पर लेजियम डांस जो महाराष्ट्र से एक फोक डांस है, महाराष्ट्र में जो इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट्स हैं, रिलीजियस इवेंट्स हैं, ओकेशंस हैं, उन पे परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेजियम, है ना, स्पेशल काइंड ऑफ वुडन स्टिक्स जिनमें आपको मेटल स्ट्रिंग्स भी मिलेगी, उसको शो किया गया और उसको लेकर के कंट्रोवर्सी रही। तो आपको ध्यान रखना है लेजियम डांस मध्य प्रदेश से नहीं है, ये महाराष्ट्र से है ना। लेहांगी डांस की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश से है, एंड अगर हम कोलट्टम की बात करें तो ये तमिलनाडु एंड आंध्र में आपको देखने के लिए मिलेगा, और इन सब में वुडन स्टिक्स, डांडिया जैसे स्टिक्स जो है वो यूज होती हैं। तो आप देखेंगे कि सारे के सारे ही इनकरेक्ट हैं, ऑल 3। सी शुड बी दी आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको स्कोर बताना है। द पिप्रावाहा रेलिक्स आर बेस्ट एसोसिएटेड विद ए अशोकन इंस्क्रिप्शंस डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, corporeal remains of Gautam Buddha found near the ancient Kapilvastu, Mahayana Buddhist scripts from Nalanda, rock cut Buddhist caves from Gupta period। पिप्रावाहा relics न्यूज में रहे, एंड आप देखेंगे द करेक्ट आंसर इज बी। सो पिप्रावाहा इज इन यूपी, एंड कहा जाता है कि ये कपिलवस्तु जो शाक्य रिपब्लिक की कैपिटल थी उसी का हिस्सा हुआ करता था। यहां से एक स्तूपा रिकवर हुआ है जो बेसिकली 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास का है, एंड इस पर्टिकुलर स्तूपा से हमें कुछ रिमेन्स मिले जिसमें कुछ बोन फ्रेगमेंट्स हैं एंड कुछ प्रेशियस आइटम्स भी हैं।
अब ब्रिटिश पीरियड में यहां पर जो एस्टेट मैनेजर थे विलियम पैपे, उन्होंने इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के, प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के रख लिया और वे इसको लंदन ले गए। नाउ काफी सारा जो हिस्सा है वो हमने रिकवर कर लिया था, बट इसमें से कुछ पार्ट्स जो हैं वे अभी भी पेपे फैमिली के पास थे, जिनका हांगकांग में ऑक्शन होने वाला था। जब इंडियन गवर्नमेंट को ये पता चला तो इस ऑक्शन को रुकवाया गया एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड गोदरेज इंडस्ट्रीज के एफर्ट्स के वाया हम पिपरावाह रेलिक्स, जो बेसिकली गौतम बुद्धा के सेक्रेड रेलिक्स हैं, उनको अब वापस ले आए हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 127 ईयर्स। तो पिपरावाह रेलिक्स जो हैं, इसमें जो बोन फ्रेगमेंट से माना जाता है ये गौतम बुद्धा के हैं, एंड दिस इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस दैट हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट इन ब्राह्मी। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अपना स्कोर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच। फॉर मोर सच कॉन्टेंट सब्सक्राइब टू स्लीपी क्लासेस।